हेलो एवरीवन। आज हमारी अभ्यास सीरीज़ का डे 6 है। इसमें हम आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि हमारे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम जो हैं टीसीएस ही कंडक्ट कराता है दोनों एग्ज़ामों का। तो ऑलमोस्ट इसके पैटर्न का जो है बिहेवियर वो सेम रहेगा एग्ज़ाम में ये। और जो अभी तक आरपीएफ एसआई की हमने 5 क्लासेस कर ली हैं, ये हमारी छठी क्लास है। तो जिसने वो नहीं देखी हैं, जो इस क्लास पर पहली बार आया है, वो पिछली क्लास से भी देख लेना, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार इसमें। ठीक है। और इसमें एक और बात बतानी थी कि दोनों ही क्लास, एक जो मेन पॉइंट है इसका, कि दोनों ही जो है एग्ज़ाम आरपीएफ एसआई हो, चाहे ये हमारा रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट हो या 12+ हो, दोनों का जो है कंडक्ट एग्ज़ाम कौन करा रहा है, दोनों का एग्ज़ाम जो है टीसीएस ही कंडक्ट करा रहा है। कौन करा रहा है? टीसीएस करा रहा है। तो टीसीएस ने 2024 में जो भी पेपर करवाए हैं, उन सब के भी क्वेश्चन रिपीट में आ रहे हैं इसमें। आपका चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो आरआरबी का हो। ये मत कहना कि आरआरबी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम एसएससी का क्यों करें, कैसे, नहीं, ये सब नहीं चलेगा। अगर बहाने ही करने हैं तो छोड़ दो आज से तैयारी और बहाने कर लो। और अगर सीरियस हो तो तुम्हें एमटीएस के, सीएचएसएल के, सीजीएल के सबके क्वेश्चन करने पड़ेंगे, सबके क्वेश्चन देखने पड़ेंगे तुम्हें। समझ में आ रहा है? सारे क्वेश्चनों को करना पड़ेगा, सारे क्वेश्चनों को देखना पड़ेगा कैसे हो रहे हैं। तुम्हें पीवाईक्यू तुम्हारी टिप पॉइंट पे होने चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा था, और तुम्हें बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए पीवाईक्यू। इतनी बार पीवाईक्यू में से निकल जाओ कि कोई कहीं क्वेश्चन पूछे तो तुम्हारा अटके ना। ठीक है। आज का ज्ञान इतना बहुत है। शुरू करते हैं फर्स्ट क्लास अपनी। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जो है किराना घराने के प्रवर्तक के रूप में श्रेय दिया जाता है, जो एक प्रमुख वंश है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का। तो किराना घराना का जो है किसको श्रेय दिया जाता है? पहला ऑप्शन है उस्ताद अलाउद्दीन खान, सेकंड है विष्णु दिगंबर पुलस्कर, थर्ड भीमसेन जोशी पंडित, और फिर हो गए हमारा उस्ताद अब्दुल करीम खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस्ताद का अब्दुल करीम खान। तो ये जो है इसमें दो भाई थे ये लोग, एक तो थे उस्ताद अब्दुल करीम खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान, और इनका दूसरा इनका जो है कज़न था जिसका नाम था अब्दुल वाहिद खान। इन दोनों ने मिलके जो है इसके घराने की जो है किराने घराने की शुरुआत करी थी। किराना घराना इन दोनों लोगों ने जो है स्टार्ट किया था। ठीक। अब आता है हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन कि डार्क पैटर्न बेस्टर हैकथॉन को भारतीय सरकार द्वारा अक्टूबर में 2023 में डैश के डार्क पैटर्न की पहचान करने के लिए ऐप, प्लग इन और एड ऑन आदि विकसित करने के लिए लॉन्च किया था। इसमें से वो कौन सा था? साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन ड्रग डीलिंग, या फिर हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब इसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि डार्क पैटर्न क्या होता है, हैकथॉन क्या होता है, ये किस मंत्रालय के अंदर आता है, किसने किया था। तो सबसे पहले ये देखेंगे ये कौन से मंत्रालय के अंदर आता है, अंडर विच मिनिस्ट्री। ये अगर उसने पूछा है तो ये भी पूछ सकता है कि कौन से मंत्रालय के अंदर आता है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आ जाता है ये। इसको जो है डॉका भी कहते हैं, DOCA, डिपार्टमेंट ऑफ फूड, ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स भी कहते हैं। इसको जो है दो संगठनों ने मिलके किया है, एक तो हमारा DOCA है, दूसरा है IIT BHU। इन लोगों के मिलके जो है पहल है ये। बेसिकली ये जो है अवेयर करने के लिए है, जो भी हैक हो जाता है ऑनलाइन, जो आजकल देख रहे हो रिंग ट्यून भी हमारी सबकी चेंज आ रही है कि ऑनलाइन स्कैम से बचें। ये जो ऑनलाइन स्कैम वगैरह हैं, ये डार्क पैटर्न पे जो भी उपभोक्ता हैं, जो यूज़र हैं, जो उसे यूज़ कर रहे हैं, कोई भी वेबसाइट वगैरह, उन सब के लिए है ये। तो इसमें जो है डार्क पैटर्न, ये जो था ये वाला कौन सा डार्क पैटर्न जो है, डार्क पैटर्न जो है इसको 2021 में, 21 में नहीं 2023 में, सॉरी 2023 में से लॉन्च किया गया था। और डार्क जो पैटर्न है ये क्या होता है? ये जो है पैटर्न, ये एक पैटर्न मतलब कि ये उपभोक्ताओं को गुमराह करने या उन्हें फंसाने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है।
जैसे वो फर्जी एग्जाम्पल इसका देखो, जो वो फेक है यूट्यूब वगैरह इंस्टाग्राम कहीं देखी होगी, ये पेटीएम की फेक वाली एक ऐप आती है जिस पे फेक पेमेंट दिखा देते हैं, फेक करके पेमेंट वगैरह जो दिखा देते हैं वो सब इसी के अंडर ही आ जाता है। इसी का एग्जाम्पल हो जाता है कि मतलब जो भी यूज़र है उसको जो है इंटरफेस ऐसा दे देना, फर्जी इंटरफेस दे देना जिसमें कि वो फंस जाए उसमें। ठीक है, ऐसे ही जो हैकाथलॉन होता है, ये इनने कहा था ना इसने, ये देखो यहाँ पे ये हैकथॉन क्या है? हैकथॉन जो है ये ई कॉमर्स में है, जो भी देखो एक मिनट, हैकाथॉन जो होता है ये ई कॉमर्स में है, जो इसका आंसर भी है क्वेश्चन का। ई कॉमर्स में जो भी सफरिंग कर रहे हैं हम लोग, जो भी हम ई कॉमर्स साइट वगैरह कोई भी खोलते हैं वहाँ पे सफरिंग करते हैं, उसमें जो है वायरस या फिर जो भी हैक वगैरह हो जाता है, पेमेंट करते टाइम कभी हैक होता है, मतलब वैसे केस आते थे पहले, हैक हो जाता था, तो उसके बचने के लिए है ये वाली स्कीम। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ टेक्निकल ऑर्गेनाइन रिफॉर्म्स? कौन सा इसमें से टेक्निकल ऑर्गेनाइन रिफॉर्म्स में नहीं आता? ऑप्शन है इसका पहला मैकेनिज्म मीन ऑफ कल्टीवेशन, सेकंड ऑप्शन है साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, थर्ड ऑप्शन यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ऑप्शन नंबर 4 एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। एवोल्यूशन मतलब कि हटा देना, ख़त्म कर देना इंटरमीडिएट्स को, बीच वाले लोगों को खत्म करना। ऑर्गेनाइन रिफॉर्म्स क्या होता है? इसका मेन ऑप्शन टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्निक्स के द्वारा जो है एग्रीकल्चर में जो है यूज़ होता है। जैसे नई इक्विपमेंट आ गई, मैकेनिकल इक्विपमेंट, जैसे यहाँ पे इसने दे रखा है ना ऑप्शन ए में, जैसे मैकेनाइज्ड मीन ऑफ कल्टीवेशन, मतलब कि नए नए तरीक़ों से जो है कल्टीवेशन हो रही है। आजकल यूट्यूब या इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा होगा ना, नए नए तरीके से वो कल्टीवेशन करते हैं और नए नए उपकरणों का यूज़ होता है उसमें। तो वही सब बात है कि इसमें से कौन सा वो नहीं है। तो इसमें इंटरमीडिएट्स, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स इसका आंसर नहीं है। किस रिट के तहत न्यायालय, निचली अदालत या किसी अन्य प्राधिकरण को, देखो ये देखो, न्यायालय, निचली अदालत या किसी अन्य प्राधिकरण को समक्ष लंबित मामलों को उच्च प्राधिकरण या अदालत को स्थानांतरित करने का आदेश देता है? ऑप्शन इसके परमादेश, निषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण या उत्प्रेषण। तो ये इसका जो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो भी हमारा ये हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है, ये इशू करता है अगर किसी को कोई ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, ये अगर जो है इशू करता है किसी को ऑर्डर, अगर ये इशू करता है या फिर कोई ऑर्डर ये पास करता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को या एनी अदर बॉडीज़ को, किसी और भी संस्था या किसी भी बॉडी को अगर वो कोई ट्रांसफ़र ऑर्डर अगर देता है तो वो जो है उसको मानना पड़ेगा। और वो जो है सुप्रीम कोर्ट सीधे किसी को भी ऑर्डर दे सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्प्रेषण, मतलब सेंटिरियरी। इसमें जो होता है ये हमारे कौन से आर्टिकल में आता है? इसमें हमारे टोटल जो है 4 रिट्स दी हुई हैं, जो कि आर्टिकल 32 के अंदर आती हैं, जिसे कहा जाता है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, वो 4 रिट्स कौन सी हैं वो देख लेना, कमेंट में बता भी देना। एक तो है क्यू वारंटो, मैंडामस, प्रोहिबिशन और ये सेंटिरियरी। कौन कौन सी हैं? 4 बता दी मैंने, अब देख लेना याद करके दोबारा से और लिख लेना। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहले रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन थे? पहले रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन थे? सबसे पहले M.W.M. येतीस थे, जो कि 1951 में रहे थे। और उस समय जो है R.A. गोपाल स्वामी जो थे, एक मिनट इसमें ऐड करेंगे स्लाइड, जो R.A. उसी समय में R.A. गोपाल स्वामी जो है उस समय में फर्स्ट इंडियन रजिस्ट्रार प्लस सेंसस कमिश्नर रहे थे इंडिया के।
R.A. गोपालास्वामी पहले रजिस्ट्रार इंडियन और पहले सेंसस कमिश्नर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सी राजगोपालाचारी ने वयस्क मत अधिकारियों पर आधिकारिक संविधान सभा की मांग किस वर्ष में की थी? संविधान सभा की मांग जो है सी राजगोपालाचारी जी ने कब करी थी? संविधान सभा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इसकी जो मांग करी थी ये करी थी 1939 में। कौन से दिन करी गई थी? ये हुई थी 15 नवंबर 1939 को। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है ये जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ये जो है रिस्पॉन्सिबल है ड्राफ्ट करने के लिए क्या? ड्राफ्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर जी इसके जो है चेयरमैन थे। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने एडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन कब किया था? इस असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था कब किया था? वो किया था 26 नवंबर 1949 के दिन। निम्नलिखित में से भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का वास्तुकार कौन था? विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में स्थित है। इसका जो है वास्तुकार कौन थे? आर्थर शू स्मिथ, अल्बर्ट बेकर, विलियम इमर्सन या जॉर्ज गिलबर्ट स्कॉट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम इमर्सन। विलियम इमर्सन जो हैं इसके वास्तुकार या फिर आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं। आर्किटेक्ट जिन्होंने किया था वो यही थे। कौन थे? विलियम इमर्सन। देख लेते हैं एक बार इसके बारे में भी। यहाँ लिखेंगे हमारा विक्टोरिया मेमोरियल। इसके जो है ये फाउंड कब हुआ था या फिर बिल्ड कब हुआ था? फाउंड या बिल्ट कब हुआ था? ये हुआ था 1906 से लेके 1921 के बीच में। 1906 से 1921 के बीच में। किसने इसको, आर्किटेक्ट कौन था? आर्किटेक्ट किया था विलियम इमर्सन ने इसको आर्किटेक्ट किया था। लोकेटेड है, लोकेशन इसकी कहाँ पे है? इसकी लोकेशन है अमर सोनार, बांग्ला, नॉट बांग्लादेश, कोलकाता में ये लोकेटेड है। और इसे जो है क्यों बनाया गया था? कोई ऐसे बैठे बैठे अंग्रेज़ों को अचानक से होश तो नहीं, बावले तो नहीं हो गए थे कि आज विक्टोरिया महल बनाएंगे। इसके बनाने के पीछे का जो उद्देश्य जो था वो था 25 साल पूरे होना ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है ये विक्टोरिया महल जो है वो बनाया गया था। एक समय आता है 1906 में ही। 1906 में जो है वेल्स में, 1906 में वेल्स जो है, वेल्स कहाँ पे? इंग्लैंड में है ना, जहाँ पे हमारा वर्ल्ड कप भी हुआ था। 1906 में वेल्स, इंग्लैंड से जो है एक किंग आते हैं जिसका नाम होता है जॉर्ज फिफ्थ, जो कि हम हिस्ट्री में भी देखेंगे। जब दिल्ली दरबार लगता है तो जॉर्ज पंचम और मैडम क्यूरी आते हैं साथ में, वही वाले ये जॉर्ज फिफ्थ हैं, जो कि उस समय 1906 में जो है ये वेल्स से आते हैं और इसकी आधारशिला रखते हैं। 1906 में वेल्स से आकर इसकी आधारशिला रखता है। आधारशिला इसकी रखी थी 1906 में। 1921 में इसको जो है ये जो आम जनता है उनके लिए खोल दिया गया था। आम जनता के लिए
खोला गया था 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार सुलभ सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुलभ सूत्र जो है ये एक बुक है। किस पे बुक है? ये बुक जो है मैथ्स के ऊपर बुक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? ज्योमेट्री, वास्तुकला, विज्ञान या अर्थशास्त्र? कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? ये किसकी बुक है? मैथ्स की बुक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ज्योमेट्री होगा ना। ये एक ज्योमेट्री की बुक है जो कि मैथ्स की। और इस बुक को किसने लिखा था? किसी को कुछ पता है? ज्योमेट्री की बुक है सुलभ सूत्र। ये सुलभ सूत्र जो है मैथ की बुक है। मैथ्स की बुक है जिसको लिखा था, किसने लिखा था इसको? इनका नाम था बोधायन। इस बुक के अंदर जो है हमें दो चीज़ मिलती हैं। एक तो मिलता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, और दूसरे हमारे जो ट्रिपलेट्स आते हैं ना, जो ये हम करते हैं इसमें ज्योमेट्री में ट्रिपलेट्स, वो भी इसी के अंदर ही मिलते हैं। ट्रिपलेट, ये ई जो है ऐसा लग रहा है। ट्रिपलेट्स जैसे 3 4 5 5 12 13 5 12 13 7 24 25, ये सारे जो ट्रिपलेट हो जाते हैं, ऐसे ऐसे ट्रिपलेट जो है किसके अंदर थे? ये सुलभ सुता के अंदर थे। और जो सुलभ सुता बुक थी, सुलभ सुता जो ये बुक थी, ये जो है इसके 4 मेजर पार्ट थे। सबसे पहले या तो ये आ जाते हैं बौधियान। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं मानवा। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं इसके अपस्तंभा। और फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं इसका कात्यायना। 2 बार कैसे आ गया? काटो और जलाओ। कृषि का निम्नलिखित में से कौन सा भारत से संबंधित है? जो ये काटो और जलाओ मतलब कि ये पलानी वाला काम सिस्टम की बात हो रही है। पलानी जो जलाते हैं वो इंडिया में किससे रिलेटेड है? इसका सही आंसर है कोमन। इसमें क्या होता है, एक फसल हमारी लग गई, ठीक है, जो भी इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्लैश एंड बर्न। इंग्लिश में से क्या कहेंगे? स्लैश एंड बर्न। जो भी हमने फसल लगाई है उसे किसान जो है उस फसल को काट लेता है, उसके बाद उसमें जो नीचे के अवशेष बच जाते हैं वहाँ आग लगा देते हैं ताकि वो दोबारा से ख़त्म हो जाए और नई फसल तैयार कर सकें, नया बीज बो सकें और दोबारा से जो है नई सीजनिंग करके नया कुछ बो सकें। इसके लिए किया जाता है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? कॉमन। अलग अलग जगह इसके अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। बाल मित्र ग्राम और बाल पंचायत के माध्यम से बाल सशक्तिकरण के लिए अभिनव दृष्टिकोण का श्रेय पाने वाले किस भारतीय नोबल शांति पुरस्कार विजेता 2021 से 2023 में सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अधिवक्ता बनाया गया है? मतलब उसके एडवोकेट बनाए गए हैं। कौन है वो? देखो, नोबेल प्राइज़ किसे मिला था शांति का? इंडिया में मिला था कैलाश सत्यार्थी जी को मिला था 2014 में। 2014 में और किस किस को मिला था नोबेल प्राइज़? ये बताना, देख लेना, चेक करके बताना मेरे को भी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैलाश सत्यार्थी जी। इन्होंने जो है बाल श्रम में और इन सब के कामों में बहुत मदद की थी। बच्चों को निकाला था, जो भी ईंटे की भट्टी या फिर ये जो ये क्या कहते हैं, राजस्थान वगैरह ले जाके वहाँ बच्चों को जो है तहखाने में ही रखते हैं, वहीं काम कराते हैं, उन्हें बाहर निकलने भी नहीं देते थे। इनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री जो है केबीसी पे दिखाई गई थी कि बच्चे किडनैप कर देते थे और ले जाके इन्हें जो है फैक्ट्रियों में भेज देते थे और ये पूरी ज़िंदगी उनकी वहीं निकल जाती थी। वो बाहर
कि मतलब लाइट तक नहीं देख पाते थे, वहीं अंदर ही काम करते, वहीं सोना, वहीं उनको सब कुछ रहता था, सोने का तो नाम ही मुश्किल से मिलता था। उन सब बच्चों को बचाया था, इसके लिए उन्हें जो है भारत सरकार ने भी अवार्ड दिया था, और ये जो है इंटरनेशनल अवार्ड होता है, नोबेल पुरस्कार ये भी मिला था इन्हें। रामचूर दोआब जो है, ये नियंत्रण को, रामचूर दोआब के जो नियंत्रण है उसको लेकर 2 राज्य भिड़ गए थे। एक तो भिड़ हमेशा लड़ते थे, एक तो विजयनगर था और दूसरा कौन सा था वो बताना है। जो कि ये दोआब जो है ये कहाँ पे है, कृष्णा और तुंगभद्र नदी के बीच में की एक भूमि है। तो एक विजयनगर था और दूसरा था बहमनी राज्य। इन दोनों के बीच में ये रायचूर को लेके बहुत ही भयंकर लड़ाइयाँ रहती थी इन दोनों के लिए, क्योंकि एक तरफ से थी कृष्णा नदी और एक तरफ से तुंगभद्र नदी थी। तो ये जो थी बहुत ही फर्टाइल एरिया था, बहुत ही फर्टाइल, या कहो कि उपजाऊ एरिया था यहाँ का ये वाला, जिसकी वजह से इन दोनों लोगों में बहुत लड़ाई रहती थी, जिससे कि एग्रीकल्चर के लिए इनका काम में आएगा वो, इसलिए वो एरिया ये छोड़ना नहीं चाहते थे। ऐसे ही एक और एरिया था जो कि बहुत मशहूर था, जिसका नाम भी सबने सुना होगा, गोलकोंडा। गोलकोंडा जो है किसके लिए फेमस था, गोलकोंडा डायमंड के लिए फेमस था। और यहाँ पे भी इन लोगों का दोनों के बीच में जो है डिस्प्यूट था, मतलब कि विवाद था। वो भी हथियाना चाहते थे विजयनगर, और बहमनी साम्राज्य भी इसको लेना चाहता था। अब देखते हैं विजयनगर की स्थापना किसने करी थी। ये 2 जो स्लेव थे, हरिहर और बुक्का, किसके स्लेव थे ये बताना। हरिहर और बुक्का जो है स्लेव होते हैं, ये भाग जाते हैं अपने मालिक के पास से, और 1336 में ये विजयनगर की जो है स्थापना करते हैं। विजयनगर पे टोटल जो है 4 साम्राज्यों ने राज किया था। इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा संगम वंश, दूसरे नंबर पे आ जाता है सुल्लभ वंश, तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा तुल्लुव वंश, और चौथे नंबर पे आ जाता है हमारा अरविंदु, SSTA, संगम, सुल्लुव, तुल्लुव, अरविंदु। जिन के प्रभाव विभिन्न रूप का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। जिन, ये वाला जो जिन है ये जादू वाला जिन नहीं, ये जिन है, ये जिन इच्छा पूरी करने वाला जिन नहीं है, ये इस वाले जिन की बात हो रही है। तो इसका ऑप्शन देखो, गुणसूत्र, जीनोटाइप, फेनोटाइप या एलील। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एलील। इसका जो है ये एक तरह का जीन होता है। ये क्या होता है, एक जीन होता है। ये एक इंसान की बॉडी में 2 पाए जाते हैं। कैसे आते हैं ये जो है पेरेंट से आते हैं, एक दोनों लोगों से, एक माँ से, एक पिता से, दोनों से एक मिलके बनता है। अगर दोनों की संख्या सेम है, अगर दोनों सेम है तो उनको क्या करेंगे, उनका नाम होगा होमो, मतलब कि 2 होमो, मतलब 2 होमो जाइगोस। अगर एक अलग है और एक अलग है तो उसका नाम हो जाएगा हेटेरो जाइगोस। ठीक, कोई एग्जांपल ले लो, जैसे ये बताया ना, कोई XYZ आदमी है, उसके अंदर अगर हमें एली देखने हैं तो उसके जीन होंगे, जीन का DNA होंगे, बेसिकली ये समझो DNA होंगे। DNA में जो है एक माँ का होगा जीन, उसमें एली, और एक उसमें उसके पिता का एली होगा। अगर वो दोनों सेम है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से देख लो, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो वो होमोजीनियस होंगे। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब दोनों अलग अलग होगा, तो वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। एक यूवी प्रकाश को ऑप्टिकल फाइबर 45 डिग्री के कोण पर हवा में पारित किया जाता है। फाइबर का अपवर्तनातक √2 है, तो अपवर्तनातक कोण कौन सा होगा, तो वो कोण हो जाएगा 90 डिग्री का। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण राज्यसभा का आचार संहिता का गठन करता है। आचार संहिता का गठन कौन सा प्राधिकरण करता है। ऑप्शन देखो, राज्यसभा का सभापति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सभापति, चेयरमैन करते हैं। इसकी जो है ये कब हुआ था, 4/3/1997। और लोकसभा का कब हुआ था, लोकसभा का हुआ था 2000 में। इसका जो मेन काम है, जो मेन काम होता है इनका, वो होता है कि जो भी हमारे सभासद हैं, जो भी सदस्य हैं, वो अपनी मर्यादा में रहें, कोई
उल्ट फुल्ट बात ना हो, कोई उल्ट जरूर जो है अनैतिक जो है आचरण ना करें वो लोग, इसकी देखभाल करने का इनकी जो है जिम्मा रहता है। देना बैंक जो है मर्ज हो गया है किस बैंक के अंदर? तो देना बैंक जो है इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट बैंक के अंदर मर्ज हुआ है, जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। और जो बाकी के थर्ड लार्जेस्ट है, तो सेकंड और फर्स्ट पे कौन है? एसबीआई और आईसीआईसीआई। ऐसे ही कुछ अलग और भी बैंक थे जो कि मर्ज हुए थे। वो कौन कौन से थे? सबसे पहले आता है, एक होता है सिंडिकेट बैंक होता था पहले, जो कि कैनरा बैंक में मर्ज हो गया था। ऐसे ही एक बैंक होता है इलाहाबाद बैंक था हमारा। इलाहाबाद बैंक जो है ये हमारा इंडियन बैंक में मर्ज हो गया था, अब इंडियन बैंक हो गया है वो। ऐसे ही एक बैंक था हमारा आंध्रा बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। आंध्रा बैंक और जो कोऑपरेटिव बैंक है, आंध्रा और कोऑपरेटिव बैंक, ये दोनों बैंक जो हैं ये वाले दोनों बैंक जो हैं ये मर्ज हुए हैं यूनियन बैंक में। किस में मर्ज हो गए हैं? दोनों यूनियन बैंक के अंदर मर्ज हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी रागों की ठाट प्रणाली के अंतर्गत, हिंदुस्तानी रागों की ठाट प्रणाली के अंतर्गत व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीटेड हुआ क्वेश्चन है, सेम एग्ज़ाम में ही देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो मैं क्यों कह रहा हूँ PYQ करने के लिए? इसीलिए कह रहा हूँ कि PYQ अगर करोगे तो तुम्हें डिट्टो क्वेश्चन मिलेंगे, ऑप्शन जैसे ऑप्शन वैसे ही ऑप्शन उठा के रख देगा। या तो देखो पिछला जो हमने सीरीज़ करी है, अगर तुमने सीरीज़ के देखी है तो तुमने पता होगा कि उसमें उसने पंडित जी का इनका नाम दे दिया था और पूछा था कौन सी प्रणाली के थे, तो ठाट प्रणाली के थे। इसमें इसने ठाट प्रणाली भी दे दी, तो इसमें इनके बारे में पूछ लिया। इन्होंने जो है बुक लिखी थी एक, इनकी बुक का नाम क्या था? स्वर मल्लिका। इनका पेन नेम क्या था? पेन नेम इनका था चतुर पंडित। ठीक, एक यूनिवर्सिटी भी ओपन करी थी, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो इन्होंने ओपन किया था, उसका नाम क्या था? वो था माधव म्यूजिक स्कूल, ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में, 1918 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क वैश्वीकरण के पक्ष में नहीं है? कौन सा है? विकासशील देशों के कारण कल्याण में समझौता। कौन सा है? इट कॉम्प्रोमाइजेज द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्री। विकासशील देशों के लोगों में कल्याण में समझौता जो है रिलेटेड है, वैश्वीकरण के पक्ष में नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है? सेकंड ऑप्शन। उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा सक्षम है, ये है। यह विकासशील देशों के बड़े उद्योगों के बारे में बेहतर भविष्य की संभावना का वादा करता है, ये भी है। वैश्विक बाजार तथा अधिक पहुंच प्रदान करता है, ये भी इसका आंसर है। थार डेजर्ट में जो दिन में उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस रहता है और रात होते होते टेम्परेचर 15 डिग्री हो जाता है। तो इसमें से जो है ये तापमान परिवर्तन देखा जाता है, उसको क्या कहेंगे? उसमें निम्नलिखित में से किस प्रकार का वो तापमान का परिवर्तन होता है? मध्यम होता है, न्यूनतम होता है, स्थिर होता है, या दिन या और रात के बीच में अधिक परिवर्तन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिन और रात के बीच में देखो कितना अंतर है, ऑलमोस्ट 35 डिग्री टेम्परेचर का अंतर है, 35 डिग्री सेल्सियस का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर रेत है। देखो सुबह जो होती है धूप होती है, धूप में जो है रेत गर्म हो जाती है, तो टेम्परेचर बढ़ के वहाँ का कितना हो जाता है? टेम्परेचर बढ़ के 50 डिग्री पहुँच जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे शाम होती जाती है टेम्परेचर गिरता जाता है, रात होती है, रात ठंडी होती है, तो टेम्परेचर गिर के 15 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। कहाँ पे पहुंच जाता है? सब डेजर्टों का यही हाल है। और यहाँ हम मोटा मोटी किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं थार डेजर्ट की। तो थार डेजर्ट में हमें टेम्परेचर भी अगली बार पूछ सकता है कि थार डेजर्ट का टेम्परेचर कितना डिग्री डे में होता है और नाइट में होता है। इससे रिलेटेड गोल घुमा के पूरे बारे में उसके पूछ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम वेरिएशन बिटवीन डे और नाइट। डे और नाइट के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव दिखता है, टेम्परेचर में बदलाव दिखता है। थार डेजर्ट जो है ये 17th लार्जेस्ट डेजर्ट है, और ये जो है 9th
लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट भी है। सब ट्रॉपिकल 9th लार्जेस्ट डेजर्ट भी है, 9th, और 17th लार्जेस्ट डेजर्ट है। और हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में इसकी पोजीशन कौन सी है? 9th पे है। भारत के जो लक्ष्य सेन है, इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष वाले सिंगल्स में कांस्य पदक मैच में किस देश के खिलाड़ी से हार गए थे? किस देश के खिलाड़ी से हारे थे ये? इंडोनेशिया, चीन, थाईलैंड, मलेशिया। कहाँ से हारे थे? ये मलेशिया के प्लेयर से हारे थे, जिसका नाम क्या था? ली जी जिया ने इन्हें हराया था पेरिस ओलंपिक 2024 में लक्ष्य सेन को। इसमें हमारा एक जो है सिल्वर आता है और 5 हमारे ब्रॉन्ज मेडल आए थे टोटल। और पैरा ओलंपिक में गोल्ड ज़्यादा थे। ये भी हमने अपनी प्रीवियस क्लासों में किया है। ये जो अभी हम अभ्यास सीरीज़ की क्लास है, इसमें जो है पहले भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। 2 बार पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चन आ गया है और एक बार जो है इसके पैरा ओलंपिक से भी क्वेश्चन आ गया है। तो ये सीरीज़ देखते रहना, तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे और टॉपिक भी धीरे धीरे इसमें जो है कवर होते चले जाएंगे। ठीक है। हेंडरसन और हेसेलबैच समीकरण में pH = pKa होने का सही विकल्प चुने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? HA जो है वो ग्रेटर देन होगा A नेगेटिव से। तो जो HA होता है इसे हम क्या कहते हैं? ये होता है हमारा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। और जो A नेगेटिव होता है, A नेगेटिव जो होता है ये होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस। उसके बाद आ जाता है हमारा ये क्या है? रिएजेंट मास्टर ऑफ स्कल्पचर इन विलेज टेम्पल्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है रिचेंटमेंट पुस्तक। इसका सही आंसर देखो, रॉबर्ट एन लिनार्थ, राल्फ इमरन, हर्सन हेंस या हेनरी डेविड थोरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट एन लिनरोथ। ये जो है यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। ये बुक जो है बिहार और उड़ीसा में जो भी स्कल्पचर वगैरह है उसके ऊपर लिखी गई है। भारत के राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 में सामाजिक वानिकी को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं? शहरी, ग्रामीण, कृषि। इसमें 3 ऑप्शन आ जाते हैं, शहरी, ग्रामीण और तीसरा हो जाता है कृषि। ये ऑप्शन ए जो होगा इसका सही हो जाएगा, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और तीसरा हो जाएगा हमारा कृषि वानिकी। ये जो है राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 में ये जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। किसमें? राष्ट्रीय कृषि वाला 3 पार्ट में डिवाइड है, एक शहरी, एक ग्रामीण और तीसरा कृषि। इसका जो उद्देश्य था या जो हम कहते हैं इसका ऑब्जेक्टिव, इंग्लिश में कहेंगे ऑब्जेक्टिव, या इसका जो उद्देश्य है वो होता है जो भी बैरन लैंड है। तो इसमें हम देख रहे थे जो भी बैरन लैंड होते हैं, बैरन लैंड होगा जो भी बंजर भूमि होती है, जो भी बंजर भूमि है, बैरन लैंड या बंजर भूमि है, उनको जो है वापस से ग्रीन करना इनका जो है मेन उद्देश्य है। वापस से वहाँ पे ग्रीनरी लाना, ये उनका जो है मेन उद्देश्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिसारी प्लेट सीमा के मुख्य विशेषता है? अभिसारी प्लेट सीमा की मुख्य विशेषता क्या है? ये जो है ये टेक्टोनिक प्लेट की बात हो रही है, टेक्टोनिक प्लेट। ये किसकी बात है यहाँ पे? टेक्टोनिक प्लेट की। तो इसका ऑप्शन देखो, प्लेट एक दूसरे की ओर आती है, प्लेट एक ही दिशा में चलती है, प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, प्लेट एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज रूप से खिसकती है। जिसके बारे में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के जो होती हैं कितने टाइप की होती हैं। टेक्टोनिक जो प्लेट्स होती हैं ये कितने टाइप की होती हैं? ये टोटल होती हैं 3 टाइप की। कौन कौन सी? सबसे पहली आ जाती है अपसारी संचलन
चा तो पा लग रहा है। अब सारी संचलन दूसरी आ जाती है हमारी अभिसारी। अभिसारी संचलन, और जो अभिसारी संचलन है ये 3 पार्ट्स हैं इसके, ये भी यहीं पे देख लेते हैं। इसके भी 3 पार्ट्स कौन से हैं। सबसे पहले आता है महाद्वीपीय महाद्वीपीय महासागर। सेकंड नंबर पे आ जाता है महाद्वीपीय तीसरा हो जाता है महासागर और महासागर। ये 3 हो जाती हैं हमारे अभिसागर अभिलेख की टाइप। इसमें सब ये जो वाला है अपसारी संचालन, इसमें जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं अपोजिट जाती हैं। जो अभिसारी वाला संचालन है, अभिसारी में जो होता है, अभिसारी संचालन में क्या होता है, इसमें टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की तरफ आती हैं। तो इसमें क्या पूछा था, अभिसारी संचालन मतलब इसमें टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं एक दूसरे की ओर आती हैं। सही आंसर हो जाएगा ये सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका। अभिसारी संचालन में जो भी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो एक दूसरे की ओर आती हैं, अपसारी में एक दूसरे से दूर जाती हैं। और जो तीसरा हो जाता है, तीसरा जो होता है वो होता है समानांतर प्लेट संचलन। समांतर प्लेट संचलन मतलब इसमें जो है ये प्लेट इधर से है, दूसरी इधर से है। जो तेज़ चल रही होती है प्लेट वो दूसरी वाली को ओवरफ्लो करके नीचे से ऊपर से निकल जाती है। तो इसमें कुछ भी पहाड़ वगैरह कुछ बनते नहीं है ऐसे, जो कुछ भी इसमें मतलब चेंजेस नहीं होते हैं। एक और चीज़ इसमें देखो याद आया मुझे, जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं तो कुछ चेंजेस होते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स जब ये टकराती हैं तो क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले जो है एक तो ज्वालामुखी फटता है, दूसरा भूकंप आता है। जब प्लेट्स टकराती हैं तो भूकंप आता है। और तीसरा होता है हमारे पर्वत बनते हैं, पर्वत जो है फॉर्म्ड होते हैं। ये गूगल पे या यूट्यूब पे खोल के देखना कि कैसे पर्वत बनते हैं, तो कैसे हिमालयाज़ बने थे, ये डालना कि कैसे हिमालयाज़ बने थे। तो एक अच्छी खासी वीडियो बनी हुई है उसकी, तो उसमें दिखाया है कि कैसे जो है टेक्टोनिक प्लेट्स जो है आपस में आती टकराती हैं, जिससे जो है वो चिपक के जाती हैं। तो जैसे पेपर ले लो, तुमने पेपर लिया, पेपर को हम मोड़ते हैं तो एक जगह से उछला हो जाता है ना, ऐसे ही जो है टेक्टोनिक प्लेट्स आई, जब वो टकराई एक दूसरे से तो वो ऊंचा होता गया जिससे कि हिमालय पर्वत बन गया था। हिमालय की हाइट कितनी है ये बताना। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है। कोशिका झिल्ली मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सा जो है प्राथमिक इसका कार्य है। अनुवांशिक जानकारी संग्रहित करना, संरचनात्मक सहायता प्रदान करना, कोशिका के अंदर और बाहरी पदार्थों के मार्गों का विनियमित करना, या प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे कोशिका के अंदर और बाहरी पदार्थों के कार्यों को विनियमित करना। मतलब इसका जो काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो जो एक कोशिका है, अरे यार ये बाइक पे हॉर्न मारते क्यों निकलते हैं। जो भी हमारा काम जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो कोशिका की जो एक जीविक झिल्ली होती है, वो जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका दो की बाहरी परत पर बनी होती है। वो जो है अंदर और बाहर जो है वाटर या कोई सप्लाई को जो है रोकने और भेजने का काम करती है। ठीक, इसमें बस इतना ही है और कुछ इसमें डिटेल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू। ये हमारी हो गई डे नंबर 06 टारगेट सीरीज़ का हमारी वेब सीरीज़ का 6 एपिसोड ख़त्म हो जाता है। 7वां एपिसोड बहुत जल्द आएगा, या तो आज रात को आ जाएगा या कल मॉर्निंग में आ जाएगा इसका नेक्स्ट एपिसोड, वो देख लेना। और इस सीरीज़ को फॉलो करो। अगर तुम फॉलो कर रहे हो, इसके नोट्स बना रहे हो, तो तुम्हारे क्वेश्चन बनते जाएंगे। तुम जाएँ मॉक टेस्ट दे के देख लेना, अभी SSC वाले उसमें भी हो जाएगा।
तुम्हारा आराम से क्लियर होता चला जाएगा। ऐसे ही हम ना ग्रुप डी के लिए भी एक नया शुरू करेंगे टारगेट सीरीज़, जिसमें हम साइंस वगैरह का देखेंगे। उसमें मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर दूंगा साइंस की, धीरे धीरे अपलोड होंगी। उसके एक दिन रिकॉर्डिंग पूरा चैप्टर होगा, एक दिन उसके PYQ करेंगे। और एक और चीज़, उसमें जो हमारे एग्जाम्पलर पूछे गए थे हम वो भी करेंगे कि कहीं से कहीं तक बचे ना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब तब तक के लिए जय श्री राम।